मताधिकार। मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ए इंडिया तुझको आजमाने की। वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब। मैं हूं त्रिदीप रमण। सच के सफर वोट करेगा इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आम चुनाव में महिला वोटर्स की भूमिका पर। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। अरविंद जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार सत्ता और संसद में हिस्सेदारी के लिए महिला वोटर कितनी मुखर होंगी? देखिए, महिला वोटरों का मसला बहुत अजीबोगरीब है कि आबादी में आधा हिस्सा है, पॉलिटिकलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है और उनका वोट में पार्टिसिपेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 49% महिला वोटर। लेकिन दिन ब दिन पार्लियामेंट में और निर्णायक जगहों पे, पार्टियों के निर्णायक जगहों पे उनकी हिस्सेदारी ख़त्म होती जा रही। बल्कि जब से 33% महिला आरक्षण की बात राजीव गांधी ने, और उस पर काफ़ी हद तक पार्टियों में सहमति रही, एक आध पार्टियां विरोध करती हैं खुला, उसके बाद से मुझे लगता है कि हालत और ख़राब हुई है। पार्टियों के अंदर दिखाने के लिए तो पोस्ट शायद महिलाओं को दे दिए जाते हैं, लेकिन टिकट में या पार्टियों के भी निर्णायक पद जो जहाँ से फैसले होते हैं उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी दिन ब दिन घटती जा रही है। और जो महिलाएं बची भी हुई हैं उसमें 90-95% किसी न किसी ताकतवर पुरुष नेता के बेटी, बहन, बीबी, इसी किस्म की महिलाएं हैं। अरविंद मोहन से बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। मौसम का रंग चुनावी हो गया है। चुनांचे हर सियासी करवट कोई ना कोई कहानी कहती है। चुनावी चटपट पर्दे के पीछे की ऐसी ही दिलचस्प बयानियां लेकर आया है। कमिश्नर साहब परेशान हैं कि वे अब जाएं तो कहां जाएं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे आज की स्पेशल स्टोरी कि संसद और सत्ता तंत्र में वाजिब हिस्सेदारी के लिए देश की महिला वोटर कितनी मुखर होने वाली हैं। वे सत्ता और सियासत का मिजाज बदलना चाहती हैं। और इस पर जानेंगे अपने विशेषज्ञ पैनल की राय। इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल, वरिष्ठ पत्रकार हरिमोहन मिश्र और न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया के प्रबंध संपादक गीता सिंह हमारे एक्सपर्ट पैनल में शामिल हैं। समय समय पर आप हमारे चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन की भी विशेष राय सुनेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम लेकर आएंगे चोट करेगा ताऊ, और ताऊ की खरी खोटी चुनावी बातों से दो चार होंगे। अरे मैं तो कहूं, लोग कहें सच ते मुंह ना ढापना चाहिए, सच तो सच होए। लेकिन सबसे पहले चुनावी चटपट पर्दे के पीछे की सुनी अनसुनी सियासी कहानियों का एक रंगीन गुलदस्ता। एक इनकम टैक्स कमिश्नर ने देश के वित्त मंत्री के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। समझा जाता है कि इस कमिश्नर साहब ने अपने डिपार्टमेंट को एक रिपोर्ट भेजी कि चिदंबरम के पुत्र कार्तिक चिदंबरम ने गलत तरीके से पैसा अर्जित किया है। उन्होंने अपने विभाग के आला अधिकारियों से इस बात की गुहार लगाई कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। जब ये बात चिदंबरम तक पहुंची तो उन्होंने बात हल्के में लेते हुए इन कमिश्नर साहब को साइकी यानी पागल करार दे दिया। कमिश्नर साहब को यह बात बेहद नागवार गुजरी और वे एम्स से अपने नॉर्मल होने का सर्टिफिकेट ले आए और ये उस रिपोर्ट के साथ नत्थी करवा दी। बात यही नहीं रुकी, कमिश्नर साहब पर 2 महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप जड़ दिए। जब कार्रवाई शुरू हुई तो कमिश्नर साहब कैट चले गए, जहां इन महिलाओं ने अपने साथ हुए किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से इनकार कर दिया। फिर कमिश्नर साहब को लगा कि सरकार से लड़ना इतना आसान नहीं, तो वे मदद की गुहार लगाते हुए राम जेठमलानी के पास जा पहुंचे। जेठमलानी ने बतौर सीनियर वकील चिदंबरम को चिट्ठी लिखी है और उनसे कार्तिक के खातों की गड़बड़ियों की बाबत जवाब मांगा है। पर देश के एक बड़े उद्योगपति अब हरकत में आ गए हैं और वे चिदंबरम और राम जेठमलानी के बीच सुलह सफाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि वे चिदंबरम और जेठमलानी दोनों के ही बेहद करीबी मित्रों में शुमार होते हैं। कमिश्नर साहब परेशान हैं कि वे अब
जाएं तो कहां जाएं। चुनावी चटपट के बाद अब वक्त है हमारी खास रिपोर्ट पेश करने का, जिसमें हम इस बात का खुलासा करने जा रहे हैं कि आज की नारी सत्ता और सियासत का मिजाज बदलने के लिए कृत संकल्प जान पड़ती हैं। हालिया दिनों में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस धारणा को और भी मजबूत बना दिया है कि आज की महिला वोटर अपने दिल दिमाग की सुन रही हैं, वो किसी के दबाव में आकर वोट नहीं कर रही हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों की रणभेरी बजी तो संसद और सत्ता तंत्र में वाजिब हिस्सेदारी के लिए हर वर्ग, हर जमात की मचलती आवाजें तेज होने लगी। सबसे बुलंद आवाज युवा और महिला मतदाताओं की है। वे सत्ता और सियासत का मिजाज बदलना चाहती हैं। उनकी सक्रियता का ही ये सबूत है कि हाल के कई चुनावों में महिलाओं का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। वोट कास्ट करने में तो महिलाओं में जागरूकता आई है, क्योंकि ये महिलाओं को लगता है ये उनका अपना राइट है और इसके जरिए वो जो उन्हें चाहिए वो पा सकती हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल नहीं बढ़ी है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। महिलाएं जो बहुत भारी मात्रा में आई, मुझे लगता है कि वो रोष था उनका महंगाई को लेकर के। शहरों में तो ये पूरी तरह मामला बदल चुका है, गांव में निश्चित रूप से कुछ है अभी भी, लेकिन जो नई स्त्री आई है उसने ये सारा बदल दिया है। वो पुरुषों के कहे से वोट नहीं करती है, अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगी है। यह देश की एक नई नारी का अभ्युदय है। वो पुरुष के साए से बाहर निकल रही हैं और इस बार की चुनावी फिजा को बदलने को तैयार दिख रही है। हाल में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इस बात के गवाह हैं कि कैसे महिला वोटर्स के वोट प्रतिशत में लगातार इजाफा हो रहा है। नए वोटर्स में उनकी संख्या भी बढ़ी है और निर्णय लेने की उनकी क्षमता भी। जिद सच दिखाने की, यानी वोट करेगा इंडिया का ये सफर जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। पूरे मुल्क में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उन सब में औरतों का सक्सेस रेट, महिला कैंडिडेट का सक्सेस रेट पुरुषों से 7-8% ज़्यादा है। करेगा इंडिया, करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी महासमर को एक अलग नजरिए से देखने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले आम चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने को लेकर महिला वोटर्स किस कदर कृत संकल्प हैं। आइए अपने स्पेशल स्टोरी के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा ही महिला वोटरों की चुनावी हार जीत में बड़ी भूमिका रही है, लेकिन 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया कांड के बाद फैली जागरूकता से एक नई नारी शक्ति का उदय हुआ है। इसलिए ये लोकसभा चुनाव महिला मुद्दों के मामले में पिछले चुनाव से काफी अलग हो सकते हैं। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बात तो साफ कर दी है कि आज के दौर की नारियां अब किसी दबाव में आकर वोट करने वाली नहीं हैं। अब महिलाएं भी एडवांस हो गई हैं। पहले तो जो हस्बैंड कहता था वही करती थी। पहले की महिला और आज की महिला में बहुत अंतर है। वो हर हालत में पुरुष से किसी कम नहीं है। एजुकेशन जब तक नहीं मिलेगी महिलाओं को तब तक शायद से अवेयरनेस नहीं फैलेगी। जितनी महिलाएं आंदोलित हुई, बहुत लोगों ने सहेजी ये प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इससे पहले भी तो इतने बलात्कार हुए, क्यों ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उस पूरे के पूरे कांड में जिस तरीके की क्रूरता, जिस तरीके की निर्ममता दिखाई दी, लोगों के लिए वो ऐसी घटनाओं के प्रतीक के तौर पे वो सामने आ गया और लोगों ने अपना रोष जताया। हाल में हुए मिजोरम विधानसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों की संख्या कम होने के बावजूद वहां महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं से ज्यादा मतदान किया। खास बात और है कि ग्रामीण अंचल की महिलाओं और शहरी महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में भले अंतर देखा जा सकता है, लेकिन जागरूकता के मामले में अब ग्रामीण अंचल की महिलाएं एक नया आयाम स्थापित कर रही हैं। आज महिलाओं के लिए भी पॉलिसीज बनाने का उनका एक नेसेसिटी बन गई है और आप जैसी पार्टीज ने तो स्पेशली महिलाओं के ही मुद्दों को आगे रखा, जिसमें सिक्योरिटी है और हाइजीन की है, सैनिटेशन है, पानी है। अगर ग्रामीण महिला है तो इन महिलाओं को साथ में जोड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना पड़ रहा है। वो ज़माना गया जब
हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे तो प्रेशर कुकर का लालच दिया था, या फिर यूपी में कई बार साड़ी का लालच देके महिला को अपनी ओर खींचने की कोशिश की गई थी। चुनाव में महिला वोटरों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। हाल के वर्षों में बढ़ते मत प्रतिशत में महिला वोटरों की संख्या भी अहम है। वर्ष 1951 में हमारे यहाँ 17 करोड़ वोटर थे, जो कुल आबादी का 47.97% था। साल 2009 में वोटरों की संख्या 71 करोड़ थी, जो आबादी का 61.08% थी। हमारी आबादी की तुलना में वोटरों की संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। 2014 का लोकसभा चुनाव इस मायने में ऐतिहासिक साबित हो सकता है कि 49% महिला वोटर 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना वोट देकर देश का भविष्य तय करेंगी। ये एक नई तरह की बेखौफ स्त्रियां का दौर आ गया है और वो निश्चित रूप से अब वो राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की मांग करेंगी और बड़े पैमाने पर करेंगी। इतिहास में झांके तो देश में महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग सबसे पहले 1917 में उठी थी। 1930 के आते आते उन्हें मत देने का अधिकार मिल भी गया। वही अधिकार अब एक नए भारत की नींव रखेगा। वैसे भी भारत में महिलाएं आज बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो 2007 के बाद से महिलाओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ी है और महिला वोटरों की संख्या भी पुरुष वोटरों की तुलना में उतनी ही तेजी से बढ़ी है। 2007 में चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में महिला वोटरों की संख्या 57.72% से बढ़कर 60.29 पहुंच गई थी। 60 के दशक में 1000 पुरुष वोटरों के मुकाबले महिला वोटरों की सबसे ज्यादा संख्या केरल में थी, 981। इस समय प्रति 1000 पुरुष वोटरों के मुकाबले महिला वोटरों की 800 से नीचे की संख्या वाले केवल 2 राज्य हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। साथ ही 1000 से ऊपर 2 राज्य हैं, केरल और हिमाचल प्रदेश। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए महिलाओं की सत्ता में भागीदारी की बात है, तो अभी भी महिलाओं को ये संघर्ष करना ही होगा। रिजर्वेशन बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। और दूसरा, मिजोरम जहां पे महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट कास्ट किए थे, वहां पर भी मात्र 5 महिलाएं ही उम्मीदवार के तौर पे चुनाव में खड़ी हुई थीं। भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। बावजूद इसके हर पार्टी इस बात का दम भरती रही है कि उसकी पार्टी में महिलाओं के साथ किसी प्रकार का दोयम व्यवहार नहीं किया जाता है। महिलाओं को पार्टियां अगर ज़्यादा संख्या में अपने टिकट देंगी तभी उनका ग्राफ बढ़ सकता है और सीटें दी जाएं, जीतने वाली सीटें दी जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सीटें दी जाएं, उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि महिलाओं को पूरी राजनीति के अंदर उनकी भूमिका बढ़ी है या नहीं है। अब देखना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं की कितनी भागीदारी होती है, वो किस दल और नेता में अपना विश्वास दिखाती हैं। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस और भाजपा जैसे बड़े राष्ट्रीय दलों के अलावा क्षेत्रीय दलों में कुछ महिलाएं अवश्य हैं, लेकिन उनकी संख्या गिनती की है। ज्यादातर दल 1-2 महिलाओं को सामने रखकर महिला सशक्तिकरण के अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। अब देश की केंद्रीय राजनीति की तस्वीर तभी बदलेगी जब महिलाओं की तकदीर बदलने वाला महिला आरक्षण बिल कानून की शक्ल लेगा। अजीब है दर्द और तस्की का साझा रिश्ता, मिलेगी छांव तो बस कहीं धूप में मिलेगी। अरविंद जी, महिला वोटर अपने दिल दिमाग से कितना फैसला लेने वाली हैं इस पर? हमारी डेमोक्रेसी में खास तौर से जैसे जैसे कमज़ोर जमात और सब ताकतवर होकर उभरे हैं, गोलबंद हुए हैं, वैसे ही वैसे औरतों की वोटिंग भी बढ़ती गई है। उनके फैसले का असर दिखाई देने लगा है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि औरतों की वोटिंग से कोई बहुत अलग पहचान नहीं बनी है। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वोट करेगा इंडिया यानी जिद सच दिखाने की, लौट कर आते हैं पल दो पल में। मोदी से सल्लू मिले, सिब्बल से केजरीवाल, रामविलास और नीतीश भी गला रहे हैं अपनी दाल। करेगा इंडिया, करेगा इंडिया। अनगिनत नजरों में उलझा लिपटा, अनगिनत चेहरों में रखा चेहरा, सैकड़ों तागों में उलझाई हुई, सहमी सिमटी हुई, शर्माई हुई। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है वोट करेगा इंडिया में। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं महिला वोटर की।
अरविंद जी, दो बातें आपसे जानना चाहते थे। एक तो 49% महिला वोटर, तो क्या आपको लगता है कि हार जीत की जो निर्णायक चाबी है वो उनके पास है कहीं ना कहीं? दूसरी बात, क्या वो पुरुषों के साए से बाहर निकलकर वोट करेंगे इस दफ़े? हर दफ़े औरत ही कमज़ोर रही है, अब धीरे धीरे उस स्थिति से औरतें बाहर निकलती दिख रही हैं। हार जीत की कितनी चाबी होगी उनके पास इस पर? असल में क्या है कि वो अभी स्वतंत्र ढंग से, अलग ढंग से वोट नहीं कर रही हैं। अरविंद जी, देखा जा रहा है कि आज़ादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं देश में, ख़ासकर महिलाओं को वैसे सीटों से लड़ाया गया जो पार्टी के लिए कमज़ोर माने जाने वाली सीटें थी। पूरे मुल्क में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उन सब में औरतों का सक्सेस रेट, महिला कैंडिडेट का सक्सेस रेट पुरुषों से 7-8% ज़्यादा है। जो ग्रामीण महिलाओं का वोटिंग पैटर्न है और जो शहरी महिला वोटरों का वोटिंग पैटर्न है, कितना फ़र्क महसूस होगा इस पर? गांव की औरतें थोड़ी ज़्यादा आज़ादी महसूस करती हैं क्योंकि गांव का जीवन थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित और एक दूसरे पे निर्भर है। लेकिन वोटिंग में मुझे नहीं लगता कि अभी भी, जो बात मैं पहले भी कह रहा था, कि वो कोई बहुत डिस्टिंक्ट फ़र्क हो के गांव की औरत, शहर की औरत, अगड़ा औरत, पिछड़ा, अभी इस किस्म का विभाजन या औरत एज ए सच कि एक ग्रुप के तौर पे औरतों का वोट कहीं आ रहा है। अरविंद जी, क्या अगर राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारे तो इससे फ़र्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि जितनी बदमाशियां पुरुष करते हैं, महिलाएं शायद वहाँ तक डेयर नहीं करेंगी। लेकिन जो अनुभव हमें पंचायतों से मिले, वहाँ के चुनाव से हमने देखा कि आखिरकार जो घर का आदमी होता है, पुरुष होता है, राज या सत्ता की चाबी उसी के पास होती है। जैसे जैसे टाइम बीता है वैसे औरतों की हिस्सेदारी बढ़ी है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ 50% रिजर्वेशन दे दिया गया, वहाँ औरतों की हिस्सेदारी 55-56% तक आ गई। और वो सिर्फ इसलिए आ गई कि जो पुरानी जीती हुई प्रधान है या वार्ड की महिला है, एक तो उसकी इच्छा हुई दोबारा जीतने की, और दूसरा ये है कि उसके काम ने उसको वापस जितवा दिया। लोगों को लगा कि पुरुषों की तुलना में ये बेहतर काम करती है। जो चुनाव के मुद्दे होंगे तो क्या औरतों के मुद्दे अलग होंगे जो उनके वोट को प्रभावित करने वाला है? कायदे से होना चाहिए, लेकिन अभी अपने यहाँ जेंडर बजटिंग की बात तो की जाती है, लेकिन जेंडर के लिए कोई एजेंडा अलग से नहीं है। अरविंद जी, आप पार्टी ने एक नई परिपाटी की नींव डाली, एक नई परिपाटी शुरू की कि उन्होंने क्षेत्रवार अलग अलग घोषणा पत्र बनाए इस दफ़े दिल्ली के चुनाव में। तो क्या आपको लगता है कि औरतों के लिए राजनीतिक दलों को कोई अलग से घोषणा पत्र बनाना चाहिए? निश्चित बनाना चाहिए। मैं आपको कहूँ कि डॉक्टर लोहिया को हम सब लोग मानते हैं कि वो औरतों के बारे में इस मुल्क में बहुत ही आगे की बात, गांधी और लोहिया यही लोग हैं जो बहुत आगे की बात सोचते थे। दो चीज़ डॉक्टर लोहिया बोलते थे, मैं आज की पॉलिटिक्स में, एजेंडे में वो कहीं नहीं पाता। एक तो ये था कि हर घर में शौचालय हो, तो उससे औरत की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और सफाई जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, तो वो होना चाहिए। और दूसरा, धुआं रहित चूल्हा होना चाहिए। इसको पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ये चीज़ें ज़मीन पर नहीं उतरेंगी। इस बार के आम चुनाव में महिला वोटर्स एक बड़े गेम चेंजर के रूप में अवतरित हो सकती हैं। अब वो जान गई हैं कि उनके पास निज़ाम बदलने की ताकत है, लिहाजा इस दफ़े अपना वोट वो बहुत सोच समझ कर देने वाली हैं। देश की राजनीतिक पार्टियों को ये सबक अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। वोट करेगा इंडिया में अब बारी है चोट करेगा ताऊ की, जो अपनी तल्ख बयानी से यकीनन आपका दिल जीत लेंगे। अरे राम राम भाई, राम राम। मारा नाम है ताऊ फुका राम, और प्यार ते मने लोग कमे हैं ताऊ लठमार। अरे लठमार भाई, लठमार। बताओ भाई, सच बोलना के लठमार होवे से? अरे मैं तो कहूँ लोग कहने सच ते मुंह ना ढापना चाहिए, सच तो सच होवे। एक बार एक छोरा मारे दौरे आया के लग पिया ताऊ अजब बीमारी फैल रही से, सब लोग काने एक दूसरे से मिलने को बेचैन हो रहे से। अरे के बात होगी, मैंने छोरे से पूछी, वो खेल लग गया भाई अब इलेक्शन होने वाला है, इसीलिए कोई चुपके से मिलना चाहे तो कोई खुले आम, सबका अपना अपना मतलब से ताऊ। मैंने कही हाँ बेटा, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, आपसे कांग्रेस मिले, निपोरे अपनी खीस।
मोदी से सल्लू मिले, सिब्बल से केजरीवाल, रामविलास और नीतीश भी गला रहे हैं अपनी दाल। अरे नेता से नेता मिले, जनता ठहरी अनाड़ी, राजनीति में ताऊ सबकी ऐसे ही चलती है गाड़ी। एक मजेदार बात आपने और बताऊं भाई, केजरीवाल इतने ईमानदार से कि अपनी शादी में अपनी ही साड़ियों को जूते चुराने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया। भगवान कसम, खुजली भक्तों को मिर्ची लग गई होगी। लगे तो लगे, 700 लीटर पानी किस काम आवेगा। ताऊ की राम राम के साथ हमारा भी आपको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से ज़रूर वाकिफ़ कराएं। हमें आपके सुझावों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपसे कल फिर होती है मुलाकात, इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदी ब्राह्मण अपने साथी विशेषज्ञ अरविंद मोहन के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। बेचता यूं ही नहीं आदमी ईमान को, भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को। शबनमी होठों की गर्मी दे ना पाएगी सुकून, पेट के भूगोल में उलझे हुए इंसान को।